हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, क्लास 12 का बहुत शानदार चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और अब हम आ गए हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 पे। ठीक है, एमसीक्यू के आपको मैंने पार्ट्स में करवा दिए। ठीक है, वो तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ऐसी उम्मीद करता हूं, और बाकी सारे फॉर्मूले की शीट आप बना ही चुके होंगे। अगर आपने फॉर्मूले की शीट अब तक नहीं बनाई है तो कोई बात नहीं, उसके लिए मैं एक ऐसे ही कुछ लेकर के आ जाऊंगा तुम्हारे लिए वापस से। ठीक है, अगर तुम वो भी नहीं कर रहे हो तो ठीक है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा इसमें पहले आगे बढ़ा जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 पे आ गए। बिना समय लगाए हुए सबसे पहले आ जाओ पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर। हल्का सा थ्योरी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं जरा पहले कॉन्सेप्ट जो होगा वो आपसे डिस्कस कर लूंगा, उसके बाद फिर आपको यहां पे दिखा भी दूंगा। ठीक है, चले अब जरा गौर करें सवाल हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन ये गिवन है कि an object is placed between two parallel plane mirrors। ओके, हम समझ गए इस बात को। why do the distant images gets fainter and fainter। ठीक है, जो दूर की इमेजेस होती हैं वो बहुत ज्यादा ब्लर दिखाई देती हैं, फेंटेड सी दिखाई देती हैं। इसके पीछे का रीजन क्या होता है, तो एक बात समझिएगा, इमेज फॉर्मेशन की जब भी बात होती है ना, इमेज फॉर्मेशन की जब भी बात होती है ना, तो इसके साथ एक चीज अकंपनीड होती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। चलिए, जब भी अगर आपसे कोई इमेज फॉर्म करने की बात करेगा ना, तो वहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस तो होंगे। ठीक है, अब नाउ द थिंग इज दैट कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा एनर्जाइज लाइट है तो उसकी वजह से इमेज जो है वो काफी अच्छी बनने वाली है, ब्राइट बनने वाली है, क्लियर बनने वाली है। लेकिन जिस लाइट की हेल्प से आप इमेज फॉर्म करवाने का सोच रहे हो, अगर उस लाइट के पास एनर्जी ही कम है, अगर वो एनर्जी डेफिसिट लाइट है, तो वहां पर अब लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो करस्पॉन्डिंग इमेज बनने वाली है ना, उसकी क्लैरिटी भी खत्म हो जाएगी, उसकी क्लैरिटी बहुत कमजोर पड़ जाएगी, तो हल्की सी ब्लर्ड इमेज दिखाई देगी, फेंटेड इमेज दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो लॉजिक क्या है कि अगर आपको इमेज फॉर्म करवाना है तो वहां पे कॉन्सेप्ट जो अकंपनीड होता है वो होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का। ठीक है, अब मल्टीपल रिफ्लेक्शंस में होता क्या है, जब बार बार रिफ्लेक्शन होता है ना, तो हर रिफ्लेक्शन पर लाइट की जो एनर्जी है वो जरा वेस्ट हो जाती है। ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी जो है वो खर्च हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक मिरर ये है और एक मिरर ये है। ठीक है, ये इसका नॉन रिफ्लेक्टिव साइड हो गया और ये इस वाले का हो गया नॉन रिफ्लेक्टिव साइड। ठीक है, जब लाइट आके यहां पे टकराएगी कुछ एनर्जी लाइट की यहां पे खत्म हो गई। ठीक है, उसके बाद उस कम एनर्जी के साथ वो आगे जाएगी। ठीक है, तो कुछ एनर्जी का लॉस यहां पर भी हो जाएगा। उसके बाद जब वापस रिफ्लेक्शन होगा, जब यहां पे होगा रिफ्लेक्शन, तो थोड़ी सी एनर्जी का लॉस वापस हो जाएगा, फिर यहां पे होगा रिफ्लेक्शन, एनर्जी का लॉस वापस से हो जाएगा। उसके बाद कम एनर्जी के साथ लाइट जाने वाली। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर 100 की एनर्जी से लाइट आई थी, ठीक है, तो 2 का लॉस हुआ, 98 से गई, उसके बाद 98 से वहां पे आके टकरा गई, फिर 2 जूल की एनर्जी का लॉस हो गया, तो वापस कितना बचा, 96 बचा। उसके बाद फिर 94 का लॉस, मतलब 2 का लॉस होगा, 94 बचेगा, फिर 2 का लॉस होगा तो 92 बचेगा। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि जितने ज्यादा मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन होंगे, क्या बोला मैंने, जितने ज्यादा मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन होंगे तो हर रिफ्लेक्शन पर लाइट की कुछ एनर्जी का वेस्टेज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब बहुत दूर की इमेज आप देखते हैं, जब वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद हम तक पहुंचती है ना, तो लाइट की इंटेंसिटी काफी कमजोर हो चुकी होती है। इसकी वजह से ही इमेज जो है वो ब्लर्ड बनती है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गया? चले क्लियर करें इसको। अच्छा जी, अब इसका जो पूरा आंसर है उसको आप कैसे लिखेंगे, बिकॉज कई बार क्या होता है ना, आपको आता रहता है सब कुछ, बट जिन शब्दों का आप यूज करते हैं ना आंसर्स को प्रेजेंट करने के लिए, वो कभी कभी टर्म्स जो है ना वो क्लिक नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे हम मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वैसे हमको मार्क्स मिलते नहीं है, बिकॉज आप वो क्लासी टर्म्स यूज नहीं कर रहे हो ना। ठीक है, तो वो तरीके वाले टर्म्स यूज करना बहुत जरूरी है, और वो टर्म्स कहां दिखाई देंगे आपको, ये रहे। आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना है ऐसे। पहली बात तो लिटरली ये तुमने सुन के रखा होगा, सिंस ये बोर्ड वाली क्लास है, क्लास 12 बोर्ड है, आपको पता होना चाहिए कि भाई तरीके से जब आप आंसर रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो ऐसे बुलेट पॉइंट्स में करो। कॉपी चेक करने वाले के दिमाग में क्या है कि आपका इमेज सही सेट हो जाता है। ठीक है, और आंसर जो है ना वो प्रेजेंटेबल भी लगता है, रीडेबल भी रहता है। ठीक है, और राइटिंग का तो खास ख्याल रखना ही पड़ेगा, उसमें तो बोलने वाली बात है नहीं। अब जो मैंने बताया आपको पूरी कहानी, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो भाई, इमेजेस आर फॉर्म ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जिसकी हम बातचीत अभी कर भी रहे थे कि अगर आप इमेज की बात करेंगे, इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो आपको उसके साथ एक टर्म ऐड करना चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो अगर इमेज फॉर्म हो रही है तो वहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस तो हो ही रहे हैं, पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद क्या लिखा है,
Now at each reflection a part of light energy is absorbed a bit by the reflecting surface. ठीक है, जब भी रिफ्लेक्शन होता है ना तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो हल्की सी एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब कर लेता है. अगर 100 जूल की एनर्जी से लाइट स्ट्राइक कर रही है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ने 2 जूल की एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली. अब जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी 98 जूल्स. उसके बाद टक्कर हुई, फिर वापस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो एनर्जी हल्की सी अब्सॉर्ब कर लेगा, उसके बाद जो बचेगी उससे होगा फर्दर रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो अल्टीमेटली जब आउटपुट वाले एंड पे लाइट पहुंचती है ना तो लाइट के पास एनर्जी काफी कम हो चुकी होती है. वही लिखा हुआ है यहां पे. ठीक है, अब उसके बाद क्या है, दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच द डिस्टेंट इमेजेस गेट्स फेंटर. अच्छा, ये जो बार बार एनर्जी का लॉस हो रहा है जिसकी वजह से जो आउटपुट लाइट निकल रही है ना, जो आउटपुट एंड तक लाइट पहुंच रही है उसकी इंटेंसिटी बहुत ही कमजोर हो जाती है. ठीक है, तो ये रीजन होता है, ये मेन रीजन होता है जिसकी वजह से आपको जो डिस्टेंट इमेजेस हैं वो फेंटर दिखाई देती हैं. ठीक है, चलिए इस बात को आप समझ गए. तो ये इसके की पॉइंट्स थे. आई होप आप इसको तरीके से नोट करते हुए चल रहे होंगे. सिर्फ स्क्रीनशॉट के भरोसे मत रखो यार. ठीक है, बिकॉज गैलरी में अब क्या है, इतनी स्क्रीनशॉट तुम ले लेते हो. ठीक है, कुछ मीम अच्छा लग गया उसका भी तुमने सेव कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया. किसी का व्हाट्सएप स्टेटस सही लग गया तो आपने उसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया. तो ये 10 तरह की चीजें तो आपके पड़ी रहती हैं गैलरी के अंदर. ठीक है, अब उसमें तुम जब तुम्हारा एग्जाम होगा तुम कहां ढूंढने बैठोगे कि यार अब ये काम का था, ये चीज काम की थी. अब तुम अगर ढूंढने के लिए बैठ भी गए उसमें तुमको उस मेन चीज के ऊपर 4 फोटो ऐसे मिल जाएंगी जो तुम्हें नॉस्टैल्जिया करवा देगी. ठीक है, तुम कहीं और चले जाओगे. तो भाई साहब इसलिए मैं कहता हूं कि कॉपी किताब लेके बैठा करो, तो उसमें क्या है कि फोकस सही बना रहेगा. ठीक है, चलो ओके डन. तो ये था इसका आंसर. अब बिना समय लगाए हुए जल्दी से आया जाए दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोलना चाह रहा है, सपोज दैट द लोअर हाफ ऑफ अ कॉन्केव मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कवर्ड विथ एन ओपैक नॉन रिफ्लेक्टिव मटेरियल. अच्छा जी, नॉन रिफ्लेक्टिव मटेरियल. इमेज फॉर्म करवाने के लिए आप तो भरोसे बैठे हुए थे रिफ्लेक्शन के. ठीक है, अब कॉन्केव मिरर ही है ना भाई साहब. हाँ जी, अब कॉन्केव मिरर का जो लोअर एंड है, कॉन्केव मिरर का जो लोअर एंड है इसको तो पैक कर दिया गया है नॉन रिफ्लेक्टिव मटेरियल से. किससे? नॉन रिफ्लेक्टिव मटेरियल से. तो अब जो भी इमेज बनने वाली है उसका दारोमदार है ऊपर वाले सरफेस के ऊपर. ठीक है, बिकॉज लोअर एंड कर दिया गया, हाफ एंड था ना उसका. ठीक है, तो मैंने उस लोअर एंड को मैंने हाँ लोअर हाफ ही था, तो लोअर हाफ को मैंने ओपैक सरफेस से कवर कर दिया जो कि नॉन रिफ्लेक्टिव नेचर का है. तो इसकी वजह से तो अब इमेज फॉर्मेशन नहीं होने वाला. तो नाउ व्हाट इफेक्ट विल दिस हैव ऑन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, इसको कॉन्केव मिरर के सामने रखा हुआ है. ठीक है, इसकी जो करेस्पॉन्डिंग इमेज बनेगी अब उस पर क्या फर्क पड़ेगा यार. अगर ये लोअर जो एंड है ना, जो लोअर एंड है, अगर मैं उसको कवर अप नहीं करता नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस से तो जो इमेज बनती वो तरीके वाली इमेज बन जाती. तो वो जो इमेज बनती और अब जो ये कॉन्केव मिरर इमेज बनाएगा, इन दोनों में आपको क्या स्टार्किंग डिफरेंस दिखाई देने वाला है. तो आप एक बात समझिएगा, जब भी आप ऐसा कुछ करते हैं ना, जैसे अगर आपने लोअर हाफ को ऐसे कवर अप कर दिया, ठीक है, तो इससे होने क्या वाला है, आप ये मत सोचिए कि इमेज भी क्या आधी बनेगी. ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला, इमेज बनेगी पूरी. ठीक है, बिकॉज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर पॉइंट पर फॉलो होता है ना. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जितना था उसकी पूरी की पूरी इमेज बनेगी सर से पैर तक. ठीक है, बस सिर्फ इतनी सी बात है कि इमेज बनाने के पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू होता है वो होता है रिफ्लेक्शन. ठीक है, रिफ्लेक्शन कहां पर होता है? मिरर पे होता है. मिरर का जितना ज्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया होगा, सुनना अच्छे से, मिरर के पास जितना ज्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा क्लियर ब्राइट इमेज दिखाई देती है आपको. ठीक है, अब जैसे आपने लोअर हाफ को ऐसे कवर अप कर दिया नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तो इससे क्या हो गया कि अब जो लोअर हाफ हल्का सा तो वो तो गायब तो हो ही गया. अब यहां से थोड़ी होगा रिफ्लेक्शन, अब यहां से थोड़ी होगा रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो अब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो गया है. तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया के रिड्यूस होने की वजह से इमेज की क्लैरिटी पर फर्क पड़ता है. ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एरिया जो है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया इज रिड्यूस्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया इज रिड्यूस्ड, जिसकी वजह से इमेज जो है वो हल्की सी कम क्लियर बनने वाली है. ठीक है, तो ड्यू टू विच द क्वालिटी ऑफ इमेज इज ऑल्टर्ड, ड्यू टू विच द क्वालिटी ऑफ इमेज इज ऑल्टर्ड. ये वाली बात आपको समझ में आ गई पक्का? तो भाई साहब इमेज फॉर्म करने के लिए आपको चाहिए रिफ्लेक्शन, अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा, तो ज्यादा अच्छी इमेज बनेगी. अब नीचे वाला एरिया पूरा गायब भी हो गया, दिस इज आउट ऑफ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो इस वाले सरफेस से होने वाला है. पक्का? बस इतनी सी बात है. अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया कम हो चुका है तो इससे इमेज की जो क्लैरिटी है उस पर फर्क पड़ जाएगा, इमेज की क्लैरिटी कम हो जाएगी.
अब जो मैंने आपको बताया यहाँ पे उसको ऑब्वियसली आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, सर ये अगर क्वेश्चन आ गया आउट करके तो हम कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे, क्या क्या चीजें लिखेंगे, जो बताया वो तो समझ में आ गया, बट एग्जैक्टली लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे ऐसे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर ट्रू फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मिरर। क्या बोला मैंने सॉरी, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर ट्रू फॉर ऑल दी पॉइंट्स ऑफ द मिरर। तो अगर वो नीचे वाला एंड अगर वो गायब कर भी दो, मतलब उसको अपन ने कोट कर दिया नॉन रिफ्लेक्टिव मटेरियल से, तो भी जो बाकी पूरा एंड बचा हुआ है वहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तरीके से ही काम करेगा, ठीक है। दूसरा, इवन इफ द लोअर हाफ ऑफ द मिरर इज कवर्ड बट देन ऑल्सो द इमेज विल बी ऑफ द होल ऑब्जेक्ट ओनली। ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको जरा समझना लिटरली बहुत जरूरी है, बिकॉज कई लोग को ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है, अब अगर कॉनकेव मिरर था उसका लोअर हाफ कवर कर दिया नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तो जो अब सिर्फ आधा बचा मिरर, तो अगर मिरर आधा बचा है तो हमारी इमेज भी वो आधी ही फॉर्म करेगा, ऐसा लोगों को लगता है, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हर पॉइंट के लिए वैलिड है। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां पे खड़ा हुआ है ना, उसकी इमेज तो पूरी बनेगी, उसकी इमेज तो पूरी बनेगी, बट सिर्फ फर्क पड़ेगा क्वालिटी के ऊपर, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, हाउएवर, जो मैंने बात की थी एरिया की, मैंने किसकी बात करी थी, एरिया ऑफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस की। मैंने कहा भी था कि एरिया ऑफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस अभी कम हो चुका है, तो कम रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज की क्वालिटी पे भी फर्क पड़ जाएगा। तो यहां पे लिखा हुआ है हाउएवर एज एरिया ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैज बीन रिड्यूस हो चुका है उसका एरिया रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, देयरफॉर द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल आल्सो बी रिड्यूस्ड, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एरिया कम हो गया है, जिसकी वजह से इमेज की जो इंटेंसिटी है उस पर फर्क पड़ जाएगा, बस, ठीक है, इतनी सी बात थी। चलिए, तो आप इसको जरा नोट कर लीजिए, 3 2 1 रेडी गो डन। बेसिक थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन थोड़े से एक छोटे से न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है। ये वाला पूरा क्लियर हो गया भाई, इसको नोट कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद पहले वाला क्वेश्चन ये वाला था, ठीक है, ये इसका आंसर था, अगर स्क्रीनशॉट लेना मिस हो गया होगा तो ले लेना, ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब आ गया मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये हल्का सा न्यूमेरिकल अप्रोच वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, जरा एक बार आप उसको देख लीजिए। बेसिक फॉर्मूले यूज होने, अगर आपको मिरर के फॉर्मूले याद नहीं है, लेंस के फॉर्मूले याद नहीं है, और अगर वो किसी क्वेश्चन में अप्लाई हो रहे होंगे, तो मैं एक बार आपको ना ऐसे कोने पे जाकर के हल्के से मैं वो फॉर्मूला लिख दूंगा कि बेटा याद कर लो, वो वाला फॉर्मूला हर लेक्चर में कहता हूं याद कर लो, तुम याद करते नहीं, बट अब तो कर लो, ठीक है। चलो अब जरा सवाल देखो, सवाल तुमसे क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद फिर इसको मैं सॉल्व करता हूं, जल्दी करेगा। चलिए ठीक है फिर, ओके, इसको देख लिया होगा आप लोगों ने। अब इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं मैं जल्दी। तो यहाँ पे सवाल क्या बोलना चाह रहा है आपसे एग्जैक्टली, देखो यार, सवाल की भाषा पकड़ो, ठीक है। अगर वो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है तो उसको लिख लिया करो, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा आपको पता ही, आपको मालूम चल जाएगा देन एंड देयर कि अच्छा क्या क्या चीजें गिवन है और क्या निकालना है। तो गिवन डेटा के अकॉर्डिंग ही हम गेम प्ले करेंगे, ठीक है। चले ओके, तो बिना समय लगाए जल्दी स्टार्ट करते हैं। अ 12 मीटर टॉल ट्री इज टू बी फोटोग्राफ्ड, इसका मतलब हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट, इसका मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, 12 मीटर है, ठीक है। मीटर्स में है, सेंटीमीटर्स में होंगी कुछ चीजें, तो वो इसलिए ना एक बार यूनिट साथ में लिखते हुए चलना, काम पड़ेगा उसका। इज टू बी फोटोग्राफ्ड विद अ पिन होल कैमरा, मतलब लेंस की बात की जा रही है, ठीक है। कैमरा मतलब यहाँ पे फिर ऑब्वियसली किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे लेंस की बात की जा रही है, ठीक है। इट इज सिचुएटेड 15 मीटर अवे फ्रॉम द पिन होल। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की जो दूरी है ना वो 15 मीटर है, लेकिन यू हमेशा कैसा होगा, माइनस में, बिकॉज ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया होगा, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, ओके, हाउ फार शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड फ्रॉम द पिन होल टू ऑब्टेन अ 12 सेंटीमीटर टॉल इमेज, ठीक है। मैं आपको ना एक बात यहां पे बता रहा हूं, देखो ये जो इमेज है वो स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है। सवाल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है। और अगर इमेज कभी स्क्रीन पे फॉर्म होती है ना, तो वो रियल इमेज होती है। कैसी इमेज होती है, रियल इमेज, ठीक है। तो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। यहां से एक सिंपल सी बात समझ में आती है, therefore the image is real, therefore the image is real, therefore the image should be real, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत प्यारी बात, अगर रियल इमेज होती है तो कॉम्बो पैक के हिसाब से क्या होगा, अगर रियल इमेज है तो उसका इन्वर्टेड होना लाजमी है, ठीक है। जिसका सीधा सा मतलब ये निकल करके आ गया कि अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है। तो सवाल में अगर आपको हाइट ऑफ इमेज गिवन है ना, तो ऑब्वियसली वो गिवन होगी जस्ट अ वैल्यू, ठीक है। लेकिन आपको उसमें चिपकाना पड़ेगा माइनस, ये अपनी बुद्धि लगाते हुए कि हाँ यार स्क्रीन पे फॉर्म हो रही इमेज। कीवर्ड समझो ना, इसके कीवर्ड्स पकड़ो।
स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है, इमेज कहां फॉर्म हो रही है, स्क्रीन पे, ठीक है। और स्क्रीन पर अगर इमेज फॉर्म होगी तो वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही होती है, ठीक है। स्क्रीन पर कभी वर्चुअल इमेजेस फॉर्म नहीं हो सकती, सिर्फ रियल इमेजेस फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो अगर रियल इमेज फॉर्म होगी तो इन्वर्टेड तो होना लाजमी है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो रहा है कि नाउ कितनी दूरी पर स्क्रीन को प्लेस करें, वही पूछा हुआ है ना। 15 मीटर अवे तो ऑब्जेक्ट है। नाउ हाउ फार शुड द स्क्रीन बी प्लेस, मतलब इमेज कहां बनेगी, हाउ फार शुड द स्क्रीन बी प्लेस, मतलब ये पूछना चाह रहा है कवि की इमेज कहां बनेगी, इसको लिख लो एक बार, ठीक है। उसके बाद कहां पर इमेज फॉर्म होगी, टू ऑब्टेन अ 12 सेंटीमीटर टॉल इमेज, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। अब देखो, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज क्या है, ऑब्वियसली 12 सेंटीमीटर है। सेंटी मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर -2, ठीक है। याद रखो सेंटी का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर -2, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली यहाँ पे रियल इमेज बन रही है तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। भाई इसको मैंने नेगेटिव क्यों लिया है, बिकॉज इमेज इज रियल, और रियल इमेज कैसी होती है, हमेशा इन्वर्टेड होती है, इसलिए हाइट ऑफ इमेज कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। अब उसके बाद ये पूछा हुआ है कि नाउ वेयर शुड द स्क्रीन बी प्लेस, ठीक है। मतलब आपसे ये पूछा हुआ है कि इमेज कहां बनेगी, ठीक है। वेयर शुड द स्क्रीन बी प्लेस का मतलब है कि इमेज कहां पर बनेगी, स्क्रीन को मैं कहां प्लेस करूं तो सो दैट इमेज स्क्रीन पर बन जाए, ठीक है। तो आपको निकालना है इमेज की दूरी, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप लेंसेज पर फोकस कर रहे हैं, कैमरा लेंस, ठीक है, तो अगर आप लेंसेज पर फोकस करेंगे तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आता है वो आता है HI/HO, और एक और फॉर्मूला आता है मैग्निफिकेशन का, माइनस मत बोलना, क्यों, माइनस आता है मिरर्स में, ठीक है। लेंसेज में क्या आता है, सिर्फ V/U आता है। तो अब अगर आपको V निकालने से मतलब है, आपको क्या निकालना है, V निकालना है, तो V क्या हो जाएगा पता है, U टाइम्स HI/HO। ये क्या हो जाएगा, V क्या हो जाएगा, V हो जाएगा U टाइम्स HI/HO, ठीक है। अब बस कुछ नहीं है भाई साहब, सिर्फ वैल्यूज पुट करना है, काम खत्म हो चुका है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू, कहां पर इमेज फॉर्म करोगे, कहां पर स्क्रीन को प्लेस करोगे, भाई वहीं प्लेस करोगे ना जहां पर इमेज फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो स्क्रीन क्यों प्लेस करा है, काम क्या है उस पर्दे का, ठीक है। पर्दे का काम क्या है, वहां पे इमेज को फॉर्म करवाना है ना, तो आपको वही निकालना है कि इमेज की दूरी क्या है, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब यार V की वैल्यू, U की वैल्यू कितनी आ रही थी, U की वैल्यू गिवन थी -15, मैंने हर चीज मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद HI/HO, अब ये हाइट ऑफ इमेज कितनी थी, तो हाइट ऑफ इमेज थी -12, 10 टू द पावर -2, अरे वो सेंटी था ना, कौन सेंटी था, 12 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो सेंटी का मतलब क्या, 10 टू द पावर -2 मीटर्स में कन्वर्ट हो चुका है। अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे था यहाँ पे HO, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 12 मीटर। चलो भाई, तो ये V कितना हो जाएगा, देखो माइनस माइनस तो निपट गया, प्लस हो गया, 12 से 12 तो वैसे ही कट गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, 10 टू द पावर -2 मीटर, ठीक है। तो या तो आप आंसर कोट कर दीजिए कि V आ रहा है 0.15 मीटर, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.15, कैसे, 10 टू द पावर -2, इसका मतलब क्या, अपॉन में आ रहा होगा 10 टू द पावर 2, मतलब 15 के अपॉन में क्या आ रहा होगा 100, तो 15/100 कितना हो जाएगा 0.15 मीटर, ठीक है। या फिर आप सीधे कह सकते हैं कि 15 सेंटीमीटर। दैट डिपेंड्स कि ऑप्शन कैसे होते हैं, ठीक है। हालांकि इस वाली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू नहीं है, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं रखे हैं, तो आपको बस आंसर क्या मिल रहा है 15 सेंटीमीटर। अब वो तुम्हारे ऊपर है, या तो तुम ऐसे मीटर्स में कोट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या तो सेंटीमीटर्स में कोट करो, ये भी बहुत ही अच्छा दिखने में, ठीक है। चलो ये वाला पूरा समझ में आ गया। देखो भाई ये था आपका सवाल। अच्छा, ये तो मैंने कुछ ऐसे बीच में डेटा, मतलब आपको डेटा से क्या समझ में आया वो मैंने लिख दिया था आप लोग के लिए, इसको आपने बेशक नोट कर लिया होगा। ये तो बस मैं ऐसे बनाता रहता हूं ना कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो भैया, तो यहाँ पे ये आपके पास क्वेश्चन था और ये रहा इसका डिटेल सोल्यूशन। तो जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो, ठीक है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। 3, 2, 1 रेडी गो, डन। चलो हो गया। तो आंसर याद रखना, आंसर मत भूल जाना भाई, इतनी मेहनत जो करी थी, क्या थी मेहनत, 15 सेंटीमीटर की, ठीक है। चलो इसका आंसर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, ये लिखा है इसका आंसर। चलिए ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो डिटेल सोल्यूशन आपके पास हो चुका है। अब आ रहे हैं अगले वाले सवाल की तरफ। अगले वाला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, व्हेन द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर इज डिक्रीज। पहली बात तो कीवर्ड समझ लो कि कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। पहली बात तो कीवर्ड समझो, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। सोल्यूशन पे आ गए हैं। मिरर का नेचर कैसा है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब उसके बाद सवाल क्या बोलना चाह रहा है कि व्हेन द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर इज डिक्रीज फ्रॉम 15 सेंटीमीटर टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब पहले वाले केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था वो था 15 सेंटीमीटर, मतलब माइनस का 15 सेंटीमीटर,
ठीक है, कितना था, माइनस का 15 सेंटीमीटर। उसके बाद डिक्रीज कर दिया, तो डिक्रीज करके बाद में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कर दिया वो कर दिया -9 सेंटीमीटर। कितना कर दिया, -9 सेंटीमीटर। फिर सवाल में गिवन है कि अगर ऐसा करा ना तो द इमेज गेट्स मैग्नीफाइड 3 टाइम्स, मतलब अब जो इमेज है वो मैग्नीफाइड हो जाएगी 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहां पर जो मैग्निफिकेशन होगा पहले वाले केस में, इसको हम बोल देंगे m, चलेगा आपको इतना, ठीक है। और दूसरे वाले केस में जब ऑब्जेक्ट रख दिया है -9 सेंटीमीटर पे, तो इस वाले केस में जो मैग्निफिकेशन होगा इसको हम बोल देंगे m डैश, चलेगा आपको इतना, पक्का, ठीक है। अब सवाल के अकॉर्डिंग ये हो रहा है कि अब जो मैग्निफिकेशन है ना वो हो गया है 3 गुना, ठीक है। अब जो मैग्निफिकेशन है वो हो गया है 3 गुना, तो मैं इसको लिख देता हूं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हमें एक बात समझ में आई थी कि कहा था कि मैग्निफिकेशन बन जाएगा 3 गुना, तो अब जो मैग्निफिकेशन है m डैश वो पहले वाले का ट्रिपल हो जाएगा। तो पहले कितना था, m था, उसका ट्रिपल क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या पूछा हुआ, नाउ कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। भाई एक बात समझ लो कि फोकल लेंथ किसी भी गिवन मिरर का जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है, मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी को चेंज करूंगा तो करस्पॉन्डिंगली उसकी जो इमेज की दूरी है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। मतलब u चेंज करूंगा तो v चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, लेकिन फोकल लेंथ की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो उसके शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है ना यार मिरर के। कैसे, f इज क्या होता है r/2। भाई अगर f को चेंज करना है ना तो पहले r को चेंज करना पड़ेगा, आया समझ, ठीक है। अब r को चेंज करने का मतलब है कि फिर उसका पूरा जो शेप था उसका वही चेंज कर दिया आपने, ठीक है। तो अब गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग m डैश इक्वल टू 3m आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको छोटी सी बात पे ना एक बार आपका गौर लेके जाना चाहूंगा। तो अगर आप जानते हैं मैग्निफिकेशन का चेन फॉर्मूला, फट से बोलो, जानते हो क्या, मैग्निफिकेशन का चेन फॉर्मूला मैंने पढ़ा के रखा हुआ है, ठीक है। पहला था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, बोलो हाँ। उसके बाद फिर आता है -v/u, ठीक है। उसके बाद फिर आता है f अपॉन f माइनस u, और आखिरी वाला फॉर्मूला होता है f माइनस v अपॉन f, ठीक है। तो भाई साहब ये चार फॉर्मूले थे जिसको मैंने कहा था कि ये चेन फॉर्मूला है फॉर मैग्निफिकेशन फॉर अ मिरर, ठीक है। इसको नोट कर लिया, पक्का, चलो ठीक है, काम आएगा भाई, ये बहुत काम आएगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, फोकल लेंथ निकालने से मतलब है, क्या निकालने से मतलब है, फोकल लेंथ, ठीक है। तो भाई पहले तो अपन एक काम करें, यहाँ पे m निकाला जाए। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस यू, m इज इक्वल टू क्या होता है, f अपॉन f माइनस यू। यहाँ पर मैग्निफिकेशन कितना है, m के बराबर ही है। उसके बाद फोकल लेंथ कितना है भाई वो तो नहीं पता, f माइनस, अच्छा u की वैल्यू क्या है, u है -15, u कितना है, -15। तो यहां से मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, f अपॉन f प्लस 15, m कितना आ जाएगा, f अपॉन f प्लस 15। तो ये बन गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, पक्का, डन, ठीक है। अब गिवन क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग जो नया वाला मैग्निफिकेशन है वो 3 गुना हो रहा है पहले वाले मैग्निफिकेशन के, ठीक है। तो भाई नया वाला मैग्निफिकेशन क्या होगा, देखो f अपॉन f माइनस u, ठीक है। दूसरे वाले केस में u कितना है, -9। भाई ऊपर से नीचे देखो, m डैश को मैंने यहां भर दिया, उसके बाद क्या था 3, उसके बाद m तो हम निकाल चुके हैं हाल फिलहाल, जस्ट आया था f अपॉन f प्लस 15, ठीक है। तो इसको लिख देंगे f अपॉन f प्लस 15, ठीक है। यहां तक कोई भी तकलीफ हो रही क्या आपको, ठीक है। अब जरा गौर करना अच्छे से, ये वाला f और ये वाला f तो कट गया पहली फुर्सत में, ठीक है। तो यहां पे जो बचने वाला है उसको देखो, ये बचेगा 1 अपॉन f प्लस 9, ये बचेगा 3 अपॉन f प्लस 15, ठीक है। अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, f, जैसे आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा f प्लस 15, यहां पे जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 3f प्लस कितना आ जाएगा 27। इजी है यार, इजी है, कौन सी बड़ी बात है इसके अंदर, ठीक है। अब एक काम करो, हल्का सा अलजेब्रा मारो, काम खत्म है भाई। गिवन कंडीशन को समझो सवाल के, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ था -15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तब कुछ मैग्निफिकेशन आ रहा होगा, उससे मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट की दूरी को मैंने घटा दिया, जब ऑब्जेक्ट रख दिया पास में -9 सेंटीमीटर पे रख दिया है, तब जो मैग्निफिकेशन है अब वो ट्रिपल आ रहा है पहले वाले केस के, ठीक है। तो अब जो मैग्निफिकेशन है वो m डैश था, m डैश ले लिया मैंने, जो पहले मैग्निफिकेशन था उसको मैंने m लेके रखा हुआ था, ठीक है। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग m डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स m, ठीक है। तो बस सवाल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन। अब जरा सॉल्व करो उसको, 3f माइनस f कितना हो जाएगा, 2f। उसके बाद 15 माइनस 27 करूंगा तो -12, f कितना आ जाएगा, -6 सेंटीमीटर।
एफ आ जाएगा हमारे पास -6 सेंटीमीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। और ऑब्वियसली कॉनकेव मिरर है यार, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो तो लिटरली माइनस में ही होता है ना कॉनकेव का। जैसे मान ले ये फोकस है, मान ले कॉनकेव का ये पोल है, तो पोल से लेकर के फोकस की दूरी पीछे ही आएगी ना, तो इसका फोकल लेंथ लिटरली माइनस में होना भी चाहिए। और वो कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है, वो तो हम जानते हैं। इसका रियल फोकस भी होता है, वो भी हम जानते हैं। तो आंसर कितना आ गया? -6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार चेक कर ले क्या कि भाई अपन ने सही तो कर लिया ना? बिल्कुल सही करा होगा यार, -6 सेंटीमीटर लिटरली हमारा आंसर है। तो ये रहा आपके सामने सवाल, ठीक है, बिना समय गवाए। ठीक है भाई, मैं बिल्कुल तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं एग्जैक्टली जितनी चीजें हैं ना वो पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं बिना आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम किए। ठीक है, तो बस ये उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। 3 2 1 रेडी गोडन। और उसके बाद ये रहा इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, जल्दी भाई जल्दी। 3 2 1 रेडी गो, डन। चलो हो गया, ओके, क्लियर करें इसको। अब बिना समय लगाए जल्दी से जल्दी बढ़ते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। ठीक है, अ डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर यूज करा गया, तो जो भी चीजें हैं ना कीवर्ड्स लिखते हुए चलो यार, बिना समय लगाए। ठीक है, इनफैक्ट वैसे यहां पे टाइम लगाना मतलब टाइम इन्वेस्ट करना ही है, ठीक है, बट स्टिल फिर भी कभी कभी क्या होता है कि ना ज्यादा फ्लो में कभी कभी ऐसे गायब हो जाते हैं लोग, है ना, तो उससे अपने को बचना है। तो डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 30 सेंटीमीटर। अगर कॉनकेव मिरर है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, तो आप लोग जानते हैं कि फोकल लेंथ क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। तो ये तो कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हैं ना अपन, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? वो -30 हो जाएगा। तो जिसकी वजह से फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? -15। सही जा रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वॉज -30। ठीक है भाई, ये कॉनकेव था ना, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे आएगा ना, फोकस यहाँ पे आएगा, पोल यहाँ पे रहेगा, पोल ये रहेगा, तो वो पीछे की तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस्ड फ्रॉम टीथ इन ऑर्डर टू गेट अ वर्चुअल इमेज विच इज मैग्नीफाइड 5 टाइम्स। भाई एक बात बहुत ही जबरदस्त यहां से तुमको पल्ले पड़ेगी। नाउ सवाल के अकॉर्डिंग ये है कि इमेज इज 5 टाइम्स मैग्नीफाइड। ठीक है, ये सवाल के अकॉर्डिंग गिवन है कि इमेज इज 5 टाइम्स मैग्नीफाइड, एंड सवाल में ये भी गिवन है कि इमेज इज वर्चुअल इमेज इन नेचर। ठीक है भाई, यहां से तुमको एक बात समझ में आएगी। जब मैंने पढ़ाया था मैग्निफिकेशन, ठीक है, तो मैंने वहां पे ना बहुत तरीके से मैग्निफिकेशन की वैल्यू से आप क्या क्या डेटा निकाल सकते हो वो भी डिस्कस किया था। उसके बाद मैग्निफिकेशन के साइन कन्वेंशन से आप क्या क्या डेटा निकाल सकते हो, मैंने वो भी तरीके से डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, अब उसका यूज पड़ेगा यहां पे, कैसे पता है? देखो भाई, मैंने कहा था अगर मैग्निफिकेशन प्लस में है तो वर्चुअल। ठीक है, सवाल के अकॉर्डिंग वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है तो मैग्निफिकेशन प्लस में है। ठीक है, सवाल के अकॉर्डिंग 5 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज है, इसका मतलब +5। ठीक है, तो मतलब आपको दरअसल ना ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, कहां पे? हाँ, इन ऑर्डर टू गेट अ वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड 5 टाइम्स। ठीक है भाई, ये जो पूरा ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका मतलब सीधा सा ये है कि भैया m की वैल्यू +5 पुट करके आगे बढ़िए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? m की वैल्यू पुट करेंगे +5। ठीक है, अब हमको निकालना है कि क्या पूछा हुआ था, हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस्ड, मतलब टीथ से कॉनकेव मिरर कितनी दूरी पे प्लेस करना पड़ेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट है ये, टीथ क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पर कॉनकेव मिरर को हमको प्लेस करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? ऑब्जेक्ट का आपसे पूछा हुआ है कि डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, अब जरा गौर करा जाए, देखिए नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू पूछा हुआ है आपसे। तो एक काम करते हैं भाई, बिना समय लगाए ना, ठीक है, देखो गिवन डेटा के अकॉर्डिंग चले तो बहुत चीजें गिवन है भाई। ठीक है, फोकल लेंथ दे दिया आपको, मैग्निफिकेशन आपने फिगर आउट कर लिया। ठीक है, अब बस क्या निकालना बचा? यू निकालना बचा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला, भाई मैग्निफिकेशन का बेसिक फॉर्मूला यार, नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम जानते हैं एक बहुत ही प्यारी सी बात। वो बात ये है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है f/f-u। इसमें बेटा मात मत खाना, क्यों? क्योंकि लेंसेज में क्या होता है? m = f/f+u होता है। बट अपन किसकी बात कर रहे हैं? मिरर की बात कर रहे हैं। सवाल में गिवन था कि डेंटिस्ट का वो कॉनकेव मिरर है। ठीक है, चलो m कितना आ चुका है? m आ चुका है 5। ओके, f की वैल्यू कितनी आ रही? कॉनकेव है ना, तो कॉनकेव का तो माइनस में आएगा फोकल लेंथ, तो -15।
अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, एफ कितना है माइनस का 15 माइनस, अच्छा यू क्या है, यू ही तो निकालना है हमको, तो कोई बात नहीं यू अभी निकाल देंगे। तो यहाँ पे एफ 5 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 अपॉन 15 प्लस यू। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कंफ्यूज तो नहीं हो गए भाई, यहाँ पे -15 था, नीचे माइनस कॉमन ले लिया तो कट गया ना, तो 15 प्लस यू बचा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा खेल दो उसके साथ यार, निपटा दूं इसको मैं, 3 से निपट आएगा वो, ठीक है कर देते हैं यार। नहीं तो भाई कल को तुम ये ना बोलो कि सर आपने ये कैसे काट दिया इसको। भाई ये 3 से कटेगा ना, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, ठीक है। अब जरा सॉल्व करो उसको, ठीक है। चलो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस यू इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा 3, तो u कितना आ जाएगा 3 - 15, और इसके हिसाब से u कितना आ जाएगा माइनस का 12 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव में आता ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस आंसर कितना आ रहा है माइनस का 12 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा इसका डिटेल्ड सोल्यूशन। एक बार इसका आंसर भी चेक कर लिया जाए, एक बार इसका आंसर भी चेक कर लिया जाए। जी हाँ बिल्कुल, माइनस का 12 सेंटीमीटर ही इसका करेक्ट आंसर है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आपको ये वाली बात समझ में आ गई पक्का, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, ले लिया। उसके बाद सॉरी, ये रहा इसका पूरा का पूरा डिटेल सोल्यूशन, ठीक है। 3 2 1 रेडी गो, डन। ले लिया स्क्रीनशॉट, कॉपी किताब लेके बैठा करो यार, साथ साथ नोट करते हुए चला करो, तो ये स्क्रीनशॉट का झंझट जो है ना वो खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो ओके क्लियर। अब जरा आया जाए इसके अगले वाले सवाल की तरफ। ये वाला तो क्वेश्चन डन हो चुका है, नाउ आ जाओ। अब ये सवाल क्या बोलना चाह रहा है, ये कॉम्बिनेशन का सवाल लग रहा है थोड़ा सा, नहीं कॉम्बिनेशन तो नहीं है यार। अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल, ठीक है। ओके कॉन्केव मिरर है, एक कॉन्केव मिरर है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ओके डन। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। एक बात तुमको बताऊं मैं यहाँ पे, यार सवाल का पैटर्न समझो यार, ठीक है, सवाल का पैटर्न समझो। ऐसे ही सवाल आपको बथेरे मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे सवाल ऐसे वाले, ठीक है। वहां पे आपको बस एक ही चीज है जो अटका सकती है, अगर आपको ये नहीं पता कि वॉल का यहाँ पे पर्पस क्या है, ठीक है। मैं बताऊं वॉल का पर्पस क्या है। ये जो वॉल है ना, दिस वॉल इज एक्टिंग एज अ स्क्रीन, इसी पर इमेज फॉर्म करवानी है, ठीक है। तो वॉल इज एक्टिंग एज अ स्क्रीन। और एक बात तुम समझ लो अभी के अभी तुरंत से पहले, ठीक है, अगर स्क्रीन पर कोई भी इमेज फॉर्म होती है तो वो रियल इमेज होती है। कैसी इमेज होती है, रियल इमेज, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गया, जो सवाल के अंदर में से पकड़नी चीजें वो ये है कि वॉल का यूज क्या है, वॉल का पर्पस क्या है। यहाँ पे वॉल का पर्पस ये है कि वॉल इज एक्टिंग एज अ स्क्रीन, पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद दूसरी बात ये होती है कि भाई स्क्रीन पर ना कभी वर्चुअल इमेज फॉर्म नहीं होती, स्क्रीन पर हमेशा रियल इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। तो रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे कभी वर्चुअल इमेज थोड़ी फॉर्म होगी स्क्रीन पे क्या फॉर्म होगी, हमेशा रियल इमेज फॉर्म होगी। और उसके बाद की बात सुनो भाई, मिरर्स में ना एक बात सुनना अच्छे से, ठीक है। मिरर्स में ना रियल लाइट रेस कहां एग्जिस्ट करती हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, तो रियल इमेज कहां पर फॉर्म होगी, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो इन द केस ऑफ मिरर, भाई ये सवाल का न्यूमेरिकल पार्ट लेने से पहले आपको ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये जो मैं लिखवा रहा हूं ना वो टोन सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए सेट नहीं करेगा, वो टोन आने वाले ऐसे बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए भी सेट हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख रहा हूं कि इन केस ऑफ मिरर्स रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, आर फॉर्म्ड ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। इस बात का खास ख्याल रखो भाई, ठीक है। मैंने क्या बताया कि मिरर में यहां पर वॉल को यूज क्यों करा हुआ है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि वॉल को वो काम करवाने वाले हैं एज अ स्क्रीन, और स्क्रीन पर क्या फॉर्म होती है, रियल इमेज। और मिरर वाले केसेस में रियल इमेज कहां पर फॉर्म होती है, ऑलवेज ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि कोई सा भी मिरर हो, लेट्स से एग्जांपल ऑफ कॉनकेव मिरर, कोई सा भी मिरर हो वो कभी भी लाइट रेस को राइट हैंड साइड में लिटरल में ट्रैवल करने के लिए अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज मिरर होता है रिफ्लेक्टिव नेचर का, तो जिसकी वजह से सारी की सारी जो रियल लाइट रेस होंगी ना वो एग्जिस्ट करेंगी ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। कहां पर एग्जिस्ट करेंगी, ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में रियल लाइट रेस नहीं जा पाएंगी। तो कभी कभी भी ऐसा मत सोचना कि वॉल को हम यहां प्लेस कर दें, क्या पता है क्यों, अगर वॉल को तुम वहां प्लेस कर दोगे, चलो प्लेस कर दिया, ठीक है। अब यार वॉल का पर्पस क्या था, रियल इमेज को फॉर्म करवाना। भाई मिरर के पीछे रियल लाइट रेज होंगी ही नहीं, मिरर रियल लाइट रेज को पीछे जाने देगा ही नहीं। तो जब मिरर के पीछे रियल लाइट रेज नहीं है, तो भाई जब वो रियल लाइट रेज नहीं है तो वहां पे रियल इमेज कैसे बनेगी,
ठीक है, आया समझ की नहीं आया? तो क्या करेगा, दीवार यहां खड़ा खड़ा, ठीक है, टांग दो किसी की फोटो, बट इमेज नहीं बन सकती। आया समझ की नहीं आया? पक्का, ठीक है। तो भाई साहब अगर आपको रियल इमेज फॉर्म करवानी है किसी स्क्रीन पर, तो भाई जहां पर रियल लाइट रेज होती है वहां रखो ना स्क्रीन। तो मिरर वाले केस में रियल लाइट रेज कहां पर होती है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में रखो स्क्रीन। चलो दीवार प्लेस करना है, वॉल प्लेस करना है, लेफ्ट में प्लेस करो वॉल। आया समझ की नहीं आया? पक्का, ये था इस सवाल का पूरा पर्पस, ठीक है, ये पूरा उसका लॉजिक था। इन केस ऑफ मिरर रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर screen should be placed on the left hand side. Therefore screen should be placed on the left hand side. Therefore screen should be placed on the left hand side. It's as simple as that. ठीक है, ये वाली चीज नोट कर लिया आप लोगों ने? पक्का, मिटा दो उसको। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो भाई, अब एक बार इस सवाल को देखो खुद से, ठीक है, खुद से एक बार ट्राई करो कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए। अगर उसके बाद हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं होगा तो फिर तो मैं ही ट्राई करूंगा, ठीक है। जल्दी करिए जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया, फिर देख लिया आप लोगों ने इसको, ठीक है, सेल्फ ट्राई कर लिया होगा। अब आ गई है बारी मेरी, अब मैं करेगा इसको सॉल्व, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इस प्लेस, ठीक है, ओके ओके ओके। पहले काम करेंगे आराम से, पहले प्लेस करेंगे कॉनकेव मिरर को। ये हमने प्लेस करा कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये पीछे वाला हिस्सा कैसा हो जाएगा इसका, नॉन रिफ्लेक्टिव साइड, ठीक है। ये इसका नॉन रिफ्लेक्टिव साइड, ठीक है। अब उसके बाद एक काम करा जाएगा, पहले बनाते हैं इसका अपन वो प्रिंसिपल एक्सेस यार, ये रही इसकी प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है, पक्का। अब उसके बाद फिर यहां बनाते हैं अपन एक मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर प्लेस किया है ना, सवाल के अकॉर्डिंग प्लेन मिरर प्लेस किया है, चेक कर लो एक बार। तो यहां पे क्या हो रहा है, हाउ प्लेन मिरर नहीं मतलब वॉल, ठीक है। तो हाउ फार फ्रॉम द वॉल शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल, ठीक है। रियल इमेज कहां बनवानी है, वॉल पे बनवानी है। और ऑब्जेक्ट और वॉल के बीच की दूरी पूछी है, जबकि गिवन है कि जो वॉल है ना उसको प्लेस किया है 50 सेंटीमीटर की दूरी पे। वॉल को प्लेस क्या है, मतलब ऐसा है कि वॉल से 50 सेंटीमीटर आगे कॉनकेव मिरर को प्लेस करके रखा हुआ है, ठीक है। तो बनाते हैं पहले पीछे वॉल, आ जाओ भाई। ठीक है, ठीक है, तो ये आपने प्लेस कर दी वॉल, ठीक है, ये आपने प्लेस कर दिया वॉल। इसको लिख देता हूं भाई साहब कि ये वॉल है, तो ये है आपके पास वॉल, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है ना कि एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करके रखा हुआ था, तो ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड लाइक दिस, ठीक है। लेट्स सपोज कि दिस वाज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये अपने पास एक ऑब्जेक्ट था, इसका नाम रख देते हैं ए बी। अब यहां पे सवाल के अकॉर्डिंग गिवन है कि यहां पे जो ये दूरियां है ना पूरी, जो वॉल से लेकर के मिरर तक की दूरी है, कॉनकेव मिरर तक की दूरी है, वो है 50 सेंटीमीटर। कितनी है वो दूरियां, 50 सेंटीमीटर है। अब आपसे ये पूछा हुआ है कि यार ये सरफेस ऑफ वॉल और ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस क्या होगा, बस आपसे ये पूछ के रखा हुआ है। और कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो गिवन है 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, -20। ऑब्वियसली यार -20 होगा ना, कॉनकेव है तो, ठीक है। तो एक काम करना, सुनना, एक बात सुनो, इमेज एग्जैक्टली फॉर्म कहां पे हो रही है, वॉल पे। पक्का, इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, वॉल पे फॉर्म हो रही है। अगर वॉल पे फॉर्म हो रही है तो भाई -50 सेंटीमीटर, इसका मतलब यह है कि इमेज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर। इसके पीछे का रीजन क्या है कि बिकॉज इमेज इज फॉर्म्ड एट द वॉल ओनली, बिकॉज इमेज इज फॉर्म्ड एट द वॉल ओनली, एट द वॉल ओनली, ठीक है। आया, पक्का आया, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, v कितना आ गया -50, f कितना आ गया -20। अब एक काम करो, मैं निकाल लेता हूं u, क्या निकाल लेता हूं u। u का मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। भाई ये पूरा 50 है, मैं निकाल लेता हूं u, उसके बाद 50 में से u को माइनस कर दूंगा, तो जो बाकी बचा हुआ आएगा वो क्या आएगा, वही तो पूछा है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द वॉल। हाउ फार फ्रॉम द वॉल शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी कितना होना चाहिए फ्रॉम द वॉल पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट की दूरी फ्रॉम द मिरर होता है, ठीक है। तो अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो हमको मिलने वाला है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। चलो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का हो जाएगा 1/u। चलेगा पक्का, ठीक है भाई, व्हाइट कलर का लेना है अब तो, ठीक है। तो यहाँ पे f कितना है, f आ रहा है -20, f कितना आ रहा है -20। इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है -50 पे।
और उसके बाद ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है भाई, वही तो नहीं पता, ठीक है, वही तो निकालना है। तो 1/u जब निकालोगे ना तो 1/u हो जाएगा 1/50 माइनस का 1/20 तो 1/u कितना हो जाएगा भाई 20 माइनस 50 मतलब माइनस का 30 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। जब आप u निकालेंगे तो u कितना आ जाएगा माइनस का 1000 अपॉन 30 दैट इज माइनस का 100 अपॉन 3 दैट इज u जो आएगा वो आएगा माइनस का 33.33 सेंटीमीटर। भाई यू कितना आ गया माइनस का 33.33 सेंटीमीटर। ये वाली दूरी कितनी आ गई है 33.33 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब ऑब्वियस सी बात है कि सेपरेशन फ्रॉम दी वॉल कितना बचेगा, तो उसका आंसर मैं लिख देता हूं, सेपरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेपरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी वॉल कितना हो जाएगा भाई, बड़ा सिंपल होगा, जरा गौर करना। 50 था ये पूरा, 50 में से ये कितना था 33.33, ठीक है। माइनस का मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड में ना, इसलिए माइनस है, ठीक है। तो 50 में से 33.33 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अपना आंसर, कर देता हूं मैं इसको सॉल्व। 50 में से माइनस कर दो 33.3 सॉल्व करोगे 16.7 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा 16.7 सेंटीमीटर। इसका मतलब सिंपल सी बात ये हुई कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो वॉल से रखा हुआ है 16.7 सेंटीमीटर की दूरी पे। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इसका आंसर एक बार चेक कर लिया जाए कि 16.7 ही है ना, हाँ जी 16.7 सेंटीमीटर ही इसका आंसर है, ठीक है। तो ये था आपके पास पूरा सवाल। सवाल में ग्लिच क्या था, मतलब जो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं वो ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट की दूरी निकाल देते हैं और बस वहीं पे छोड़ देते हैं। भाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस थोड़ी पूछ के रखा हुआ है आपसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं पूछ के रखा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है ऑब्जेक्ट की दूरी फ्रॉम द वॉल पूछ के रखा हुआ है। आया समझ? तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो आपको निकालना है ना वो निकालना था फ्रॉम द वॉल। तो बस इतनी सी कहानी थी, ये आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो एक काम करिए जल्दी पहले इसको जरा नोट कर लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। जल्दी करना, जल्दी। 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया। चलो ठीक है, ओके गुड जॉब। अब जरा इसे गायब किया जाए। इसका आंसर तो हमारा आ चुका है, ठीक है 16.7 सेंटीमीटर। अब आते हैं अगले वाले सवाल के ऊपर, ठीक है। अगला वाला सवाल काफी लंबा सवाल लग रहा है, ठीक है। तो सवाल हमसे क्या बोलना चाह रहा है जरा गौर करिएगा। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है एस का, ठीक है। एस नाम दे दिया, राम दे दो, कुछ भी दे दो भाई। इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ वेसल कंटेनिंग अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5/3, ठीक है। अ पर्सन इज व्यूइंग द सोर्स फ्रॉम अबव द सरफेस, देयर इज एन ओपैक डिस्क ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। डेटा काफी सारा आ रहा है, तो पहली बात तो क्या है कि इंडेक्स कितना है 5/3 लिख लेंगे उसको। उसके बाद पर्सन इज व्यूइंग सोर्स फ्रॉम अबव द सरफेस, देयर इज एन ओपैक सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस आ रहा है 1 सेंटीमीटर, डिस्क का रेडियस है 1 सेंटीमीटर, फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। वो जो लिक्विड है, पानी तो नहीं है, क्यों? बिकॉज इंडेक्स आ रहा है 5/3, पानी का इंडेक्स क्या होता है 4/3, ठीक है। तो ये कुछ और ही है, ओके। द सेंटर ऑफ डिस्क लाइज वर्टिकली अबव द सोर्स, ठीक है। तो जो सोर्स है ना उसके ऊपर आ रहा है वो। द लिक्विड फ्रॉम द वेसल इज ग्रेजुअली ड्रेन्ड, या वो जो सोर्स ऑफ लाइट था उसको एस बोल लो या ओ बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। ओ बोल के रखा है बिकॉज वो पूरे डायग्राम का सेंटर की तरह उसको सर्व करवा रहे होंगे इसलिए, ठीक है। द लिक्विड फ्रॉम द वेसल इज ग्रेजुअली ड्रेन्ड। भाई ये हुई ना कंडीशन, ये कंडीशन ऐसी है कि आपको ये कहीं से कहीं तक रे ऑप्टिक्स वाला सवाल तो लगेगा नहीं। क्यों भाई? पानी को नल से बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। ये पानी वाला केस कहां से आ गया इसके अंदर, जिसमें जो नल है वो चालू कर दिया गया, भाई पानी धीरे धीरे कम हो रहा है उस वेसल के अंदर। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द लिक्विड फॉर विच द सोर्स कैन नॉट बी सीन एट ऑल। जिसने मेरे लेक्चर्स अटेंड करे हैं उनको पता है कि मैंने हमेशा हमेशा बोला है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर जो फंडा होता है ना वो कहां पर अप्लाई होता है, जब सवाल ऐसा कुछ आ जाए कि जो ऑब्जेक्ट है दिस कैन नॉट बी सीन बियॉन्ड दिस, दिस कैन नॉट बी सीन एट ऑल, दिस कैन नॉट बी सीन बियॉन्ड दिस सर्कुलर डिस्क, ठीक है। जब ऐसा आता है कि ऑब्जेक्ट बाहर की दुनिया को नहीं दिखाई दे रहा है तो वो तभी हो रहा होता है जब लाइट रेस ऑब्जेक्ट से निकली तो है लेकिन बाहर की दुनिया में जा नहीं पाई। अब लाइट रेस ऑब्जेक्ट से निकली तो है, डेंसर मीडियम से निकल रही है, ठीक है। बाहर की दुनिया मतलब रेयर मीडियम में जा रही थी लेकिन एंगल जो था वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से अगर कभी भी ऐसा होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अगर वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा ना तो वहां पे लाइट रेस के साथ क्या हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और लाइट रेस निकलती तो है डेंसर मीडियम से लेकिन रेयर मीडियम में जा नहीं पाती, टकरा करके
वापस पानी के अंदर या वापस डेंसर मीडियम के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो तभी तो वो बाहर की दुनिया को दिखाई नहीं दे पाती हैं, ये इसका बेसिक फंडा होता है, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने सवाल। अब आई वुड सजेस्ट एक बार सेल्फ ट्राई तो बनता है इस तरह के सवाल में, ठीक है। बिकॉज ऐसे क्वेश्चन करने से क्या होता है कि दिमाग खुलता है भाई साहब, ठीक है। अभी आप ट्राई करोगे, एक आध गलतियां आपसे होंगी, उसके बाद फिर सोल्यूशन देखना, ठीक है। मतलब पहले खुद जान लगा दो अच्छे से, उसके बाद फिर सोल्यूशन देखना कि क्या मैंने समझाया है इसको, ठीक है। तो एक बार जरा सेल्फ ट्राई करिए, उसके बाद फिर उसको मैं सॉल्व करता हूं, जल्दी करेगा। चलिए ठीक है, फिर मूविंग ऑन। इस सवाल को आप लोगों ने देख लिया होगा। अब यार जब सवाल तुमने पढ़ा होगा तुम्हें एक बात समझ में आई होगी कि यहाँ पे कहानी बहुत लंबी जा रही है, ठीक है। पानी जो है वो वहां से, पानी नहीं है बेसिकली, जो भी लिक्विड है जिसका इंडेक्स है 5/3, वो जो लिक्विड है वो वहां से ड्रेन आउट तो हो रहा है, ठीक है। जिसके कारण होता क्या है कि जो सर्कुलर डिस्क उस सरफेस पे पड़ा हुआ है ना, वो नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा और नीचे आएगा, ठीक है। और फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब वो जो ऑब्जेक्ट है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट जो है, जो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, वो एक पॉइंट पे ऐसा होगा कि बाहर की दुनिया को दिखना बंद हो जाएगा। द ऑब्जेक्ट, द सोर्स ऑफ लाइट कैन नॉट बी सीन एट ऑल, ठीक है। तो वो जो हाइट है वही पूछा हुआ है ना what is the maximum height of the liquid, ठीक है। what is the maximum height of the liquid for which the source cannot be seen at all, बस ये आपसे हाइट पूछ के रखा हुआ है। अब इसका जो पूरी कहानी का जो पूरा समागम है वो एग्जैक्टली आपके सामने बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आपके लिए बना के रख दिया है मैंने, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो भाई क्या हुआ है, ये बीकर रखा हुआ है, ठीक है। 2 बीकर नहीं है भाई साहब, 2 बीकर नहीं है, ठीक है। पानी ड्रेन्ड आउट हो रहा है ना, तो जब पानी और ड्रेन्ड आउट हो गया, तो जब पानी के लेवल और नीचे आ गया, तो लेवल नीचे आने के बाद का फिगर ये रहा इसके सामने, ठीक है। अब जरा गौर करो क्या हो रहा है। ये पूरा बीकर था, ठीक है। ये लिक्विड यहां तक भरा हुआ है। ये सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। ये रहा इसका सर्कुलर डिस्क, इसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। अब जैसे जैसे, अब मेरी बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये पानी का लेवल, जैसे ये लिक्विड का लेवल नीचे की तरफ आएगा ना, तो भाई तुम एक काम करो ना, ये तुम इसके बारे में सोचो, ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तुम बन जाओ ऑब्जेक्ट, तुम ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ही बात करो। तो मान लो कि तुम ही ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। अब तुम नीचे पड़े हुए हो, तुम पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हो, तुम नीचे पड़े हुए हो। अब तुम्हारे वर्टिकली अपवर्ड्स में क्या है, वो सर्कुलर डिस्क है। भाई जैसे पानी का लेवल, पानी नहीं है लिक्विड है, मेरे मुंह से पानी क्यों निकल रहा है, बार बार वर्ड निकल रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि जैसे जैसे ये जो सर्कुलर डिस्क है ना नीचे की तरफ आएगी ना, बिकॉज वाटर का लेवल जो है, जो लिक्विड का लेवल है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो जैसे लिक्विड का लेवल नीचे की तरफ आएगा, तो वो जो सर्कुलर डिस्क है ना, वो इस पॉइंट सोर्स को बड़ी दिखाई देगी और बड़ी दिखाई देगी और बड़ी दिखाई देगी और बड़ी दिखाई देगी, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है भाई, पहले ये बहुत दूर था ना, ये जो ऑब्जेक्ट है इससे ये जो सर्कुलर डिस्क है वो पहले बहुत दूर थी, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे लिक्विड वहां से ड्रेन्ड आउट हुआ तो लिक्विड आया नीचे की तरफ। तो इस पॉइंट सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो सर्कुलर डिस्क है, अब पॉइंट सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट को जो सर्कुलर डिस्क है ना, वो बड़ी दिखाई देगी और बड़ी दिखाई देगी और बड़ी दिखाई देगी। सो दिस विल बी द पॉइंट। जब ये इतनी बड़ी दिखाई देगी तो होगा क्या इस पॉइंट पे, जब लाइट रेज यहां से निकली ना, लाइट रेज बाहर जा ही नहीं पाई, ठीक है। लाइट रेज बाहर जा ही नहीं पाई, तो लाइट रेज में क्या हो गया, यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने बताया है एज क्रिटिकल एंगल। इसके बियॉन्ड अगर मैं लाइट को एमिट करवाऊंगा तो लाइट रेज अंदर ही आ जाएंगी। इसका मतलब ये है कि ये सर्कुलर डिस्क, इसके बियॉन्ड सर्कुलर डिस्क के इस तरफ, सर्कुलर डिस्क के उस तरफ ये ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। और यहां पे क्या हुआ था, लाइट रेस गई, ठीक है। उसके बाद लाइट रेस ट्रैवल करनी है फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो लाइट रेस बेंड हो जाएंगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अगर लाइट रेस बेंड हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यहां पर विजिबल तो है ही ना, यहां पर विजिबल तो लाइट रेज है ही ना, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है विजिबल तो होगा ही, लेकिन क्या होगा कि जैसे ये सर्कुलर डिस्क नीचे की तरफ आएगा ना, तो वैसे जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो इट वुड रीच अ पॉइंट जब वो किसके बराबर हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर, ठीक है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा तो लाइट रेस बाहर की दुनिया में नहीं जा पाएंगी, वो सरफेस पे ही ग्रेस करना शुरू कर देंगी। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब यहां पे आपको निकालना है कि h की वैल्यू क्या होगी, आपको हाइट निकालना है, हाइट ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, आपको हाइट निकालना है। गिवन क्या है, इंडेक्स गिवन है हमको एज 5/3, 5/3 कि 5/6 है, 5/3 है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 और रेडियस कितना है उसका, रेडियस है उसका 1 सेंटीमीटर, कहीं गिवन था ना, हाँ जी, रेडियस कितना है इसका 1 सेंटीमीटर। अब ये मत सोचना कि सर ये छोटा है और ये बड़ा क्यों है, भाई साहब ये दूर था ना तो छोटा था, जैसे लिक्विड नीचे की तरफ आया है तो सर्कुलर डिस्क जो है वो ऑब्जेक्ट को अपीयर होगा एज इफ वो बड़ा हो गया वो, ठीक है। तो ये रेडियस का वही है 1 सेंटीमीटर के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब एक काम करूं, कुछ नाम कर दूं उसका, देखो इसको वो नाम दे दो
इसको P नाम दे दो और इसको Z नाम दे दो, ठीक है, चलेगा आपको इतना। तो अब अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूं, मुझे तो H निकालना है, ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है, H की वैल्यू निकालनी है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ H, ठीक है भाई। क्रिटिकल एंगल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, वही अप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपको पता होता है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है 1/sin c। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1/sin c, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा, म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू थी 5/3, ठीक है। तो 5/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sin c। यहां तक की बात सही चल रही है। अब जरा गौर करना क्या होगा, 5/3 को मत टच करो, यहां पे 1/sin c, ठीक है। तो sin c जब खोलेंगे ना अपन इसको यहां पे, तो ये रहा क्रिटिकल एंगल c, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, r के बराबर, अपॉन क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट साइड। तो जो अपॉन मतलब फिर वो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा पता है, लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ r का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा पता है, h का स्क्वायर। आया समझ के नहीं आया भाई, लॉन्गेस्ट साइड निकालना है ना, पाइथागोरस लगा दो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। यहां पे हमको r की वैल्यू पता है, ठीक है, r की वैल्यू क्या है, 1 सेंटीमीटर। मैं उसको मीटर्स में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, बिकॉज h भी किस में आएगा, सेंटीमीटर्स में आएगा, तो उसको सेंटीमीटर्स में ही रहने दीजिए। अब एक काम करिए, स्क्वायर करिए बोथ साइड्स। आप समझ ही गए होंगे, रूट आ गया था ना, तो स्क्वायर तो करना ही बनता है। रूट आ गया भैया, तो उसको रिमूव करने के लिए स्क्वायर करना तो बनता है, ठीक है। जैसे आप उसको स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, इजी लेके चलो, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। आराम से लेके चलो। अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर r का स्क्वायर करना है, r बोले तो 1, 1 का स्क्वायर मालूम है क्या होता है, 1 होता है। प्लस क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर। भाई इसको पकड़ लो अच्छे से, ध्यान रखो h के ऊपर, बिकॉज h की वैल्यू निकालनी है। अपॉन क्या था यहाँ पे, r था, स्क्वायरिंग करा होगा बोथ साइड्स, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर बोले तो 1, ठीक है। तो 25/9 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर तो हो चुका है ना, हट गया वो स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर हो चुका है, हट गया वो रूट, तो फिर ये बचेगा 1 प्लस h का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, r का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो उसको। जैसे आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 9 प्लस 9 टाइम्स h का स्क्वायर, सही जा रहे हैं अपन, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9 करेंगे तो 16, 9 टाइम्स h का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर हो जाएगा 16/9, और देयरफॉर h कितना हो जाएगा पता है, स्क्वायर रूट ले लिया होगा, तो 4/3 हो जाएगा। 4/3 करने का मतलब होता है 1.33 सेंटीमीटर, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, जिसके बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन एट ऑल, ठीक है। इसकी हाइट कितनी आ रही है, 1.33 सेंटीमीटर। एक बार जरा आंसर में चेक कर लिया जाए कि क्या हमने सही करा है। जो चीजें बोल्ड थी मैंने बोल्ड कर दी उसको यहाँ पे, ठीक है। और इसका आंसर कितना आ रहा है, 1.33 सेंटीमीटर, इट्स एज सिंपल एज दैट। और ये रहा आपके पास इसका पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन। तो आई वुड सजेस्ट भाई पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। 3, 2, 1 रेडी गो डन। चलो हो गया होगा, ओके, क्लियर करें इसको आप, बहुत बढ़िया। ये अपना आंसर आ गया था 1.33 सेंटीमीटर। अब बिना समय लगाए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे आया जाए, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ग्लास डंबल, ओहो जिम की याद आ गई थोड़ी। अ ग्लास डंबल ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इस ग्लास डंबल की लेंथ जो है ना खुद की, वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका इंडेक्स कितना है, 1.5 है, मान लिया अपन इसकी बात को, ओके। और ऑब्वियसली यहाँ पे ग्लास से डेंसर तो सिस्टम के अंदर और कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, ठीक है। इसका मतलब मैं कन्वीनियंटली ऐसा बोल सकता हूं कि μ2 की वैल्यू है 1.5, और एयर से कहानी स्टार्ट हुई है, तो μ1 की वैल्यू क्या है, 1। आया को समझ में क्या कर रहा हूं भाई, मैं μ2 किसके लिए यूज करता हूं, डेंसर के लिए ना, ठीक है। और μ1 किसके लिए यूज करता हूं, रेयर के लिए ना, ठीक है। उस लिहाज से मैं आपसे ये बात कर रहा था, ठीक है। चलो ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है, मान लिया अपन इस बात को। उसके बाद लेंथ कितना है इसका, 30 सेंटीमीटर, वो गिवन ही है, मानना ही पड़ेगा। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 सेंटीमीटर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो कर्वेचर है ना, ये जो आपको ये कर्वेचर दिखाई दे रहा है, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा वो बनेगा कितना, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद अब पॉइंट ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर दिख रहा है फ्रॉम वन एंड ऑफ द डंबल। नाउ फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट वन एंड ओनली। यहां बोला हुआ है कि एक ही एंड से जब रिफ्रैक्शन होगा तो जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, भैया बस वो निकाल दीजिए। अब ये वन एंड ओनली बोला, मतलब क्या 2 एंड से भी हो सकता था, जी हां हो सकता था। कैसे पता है, देखो
पहला ऑप्टिकल सरफेस, दूसरा ऑप्टिकल सरफेस, ठीक है। पहले वाले ऑप्टिकल सरफेस ने इमेज बना दी यहां पर, ठीक है। तो मैंने ये सिखा के रखा है हमेशा हमेशा कि भाई अगर आपके पास कॉम्बिनेशन आता है ना, तो जो पहला वाला ऑप्टिकल सरफेस है, पहला वाला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो इमेज बनाता है वो दूसरी वाली के लिए काम करेगा एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर हम यहां पे रिफ्रैक्शन की बात करते बोथ सरफेसेस के लिए, तो यहां पे क्या होता, इसने जो इमेज बनाई ना आई, वो इसके लिए काम करता है एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर ये वाला सरफेस इसको मानता ऑब्जेक्ट, और फिर जो करस्पॉन्डिंग इमेज बनाता दैट विल हैव बीन द फाइनल इमेज। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं पूछा हुआ है, यहां बस पूछा हुआ है कि एक ही एंड से बता दो रे, मतलब सिर्फ इसका बता दो कि भाई इसने जो इमेज बनाई आई, तो वो आई की दूरी कितनी होगी, ठीक है, मतलब v की वैल्यू क्या होगी, बस वो निकालना है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो भाई अब जरा इसको क्लियर किया जाए, ठीक है। आई वुड से मैं इसका आपको अगर जनरल फॉर्मूला बताऊं ना, हालांकि आपको समझ में आ गया होगा अब तक, लेकिन अगर नहीं आया है जिसने क्लासेस नहीं करे थे मेरे पहले, तो उनको मैं बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं बीच में। यहां मैं उनको बता रहा हूं कि क्या हो रहा है भाई साहब। यहां पे जब लाइट रेज यहां पे आके स्ट्राइक कर रही है ना, तो लाइट रेज आर बेसिकली ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। लाइट रेज आर बेसिकली ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, और उस केस में जो जनरल फॉर्मूला होता है, उस केस में जो जनरल फॉर्मूला होता है वो जरा समझ जाइए। जनरल फॉर्मूला किस केस में, जब लाइट रेज ट्रैवल कर रही हैं फ्रॉम रेयर टू डेंसर। लाइट रेज ट्रैवल कर रही है फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो फॉर्मूला ऐसा आता है -μ1/u प्लस μ2/v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। और मैंने इसको भाई याद करने का तरीका भी सिखा के रखा हुआ था, कोई भी चीज आपके लिए टफ बना करके नहीं छोड़ी थी, ठीक है। अब ये याद करने का फॉर्मूला मैंने क्या सिखा के रखा हुआ था, जरा गौर करना। अगर आप रेयर का टर्म यूज करेंगे मतलब μ1, ठीक है। अगर आप डेंसर बोल रहे हैं मतलब μ2। अब लाइट रेस ट्रैवल कर रही है रेयर से, भाई लाइट रेस कहीं से भी ट्रैवल तब करती हैं जब वहां पे कोई सोर्स ऑफ लाइट होता है। अगर लाइट रेस कहीं से भी निकल रही है तो मतलब वहां पे कोई सोर्स ऑफ लाइट रहा होगा ना, और सोर्स ऑफ लाइट को अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर लाइट रेस निकल रही है रेयर मीडियम से, इसका मतलब रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट रहा होगा, तो रेयर मीडियम का इंडेक्स क्या होता है, μ1, और रेयर मीडियम में क्या रहा होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो u लिख दिया मैंने, ठीक है। बस फर्स्ट टर्म डेवलप करना सीख लो, बाकी रेप्लिका टर्म्स हैं, ठीक है। देखो भाई रेयर मीडियम में रखा होगा ऑब्जेक्ट, तो रेयर के लिए μ1 यूज कर लिया। इसमें रखा था ऑब्जेक्ट, मतलब यहां पे हो गया u, ठीक है। और u का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आता है नेगेटिव में, ये वाली बात समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या होने वाला है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म डेवलप हो गया। अब उसके बाद करो उसका सेकेंड टर्म डेवलप, कैसे करेंगे, माइनस आ रहा है तो माइनस का रेप्लिका क्या होता है, प्लस, यह आया समझ। उसके बाद μ1 आ रहा है तो μ1 का रेप्लिका क्या होता है, μ2, ये वाली बात समझ में आ गई। उसके बाद u का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसका रेप्लिका क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस, इज इक्वल टू μ2 चल रही है आजकल पॉजिटिव, μ1 चल रही है आजकल नेगेटिव। बस इतना समझ जाओ, अपॉन कर दो रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे बात समझ पक्का। तो ये है इसका जनरल फॉर्मूला। अब इसको आप कैसे अप्लाई करने वाले हैं, क्या आपको लगता है क्या इसका आंसर आ सकता है, एक बार प्लीज सेल्फ ट्राई करिए। अगर होता है तो बहुत जबरदस्त, अगर नहीं होता है तो मैं तो करवाऊंगा ही, ठीक है। जल्दी करिए। चलिए फिर, बहुत बढ़िया, देख लिया आप लोगों ने सवाल को। अब जरा इसमें आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। सॉल्व करता हूं उसको मैं। अब जनरल फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, बस वो समझ जाओ यार, उसके बाद तो कहानी आसानी रहती है। अब एक काम करो, डेटा यहां से पकड़ो और पुट करना शुरू करते हैं जनरल फॉर्मूला के अंदर। जनरल फॉर्मूला एक बार आपके लिए यहां पे लिख दिया जाएगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे ताकि आप सारी वैल्यूज पुट कर सको मुझसे भी जल्दी। जनरल फॉर्मूला क्या है, लाइट रेज आर ट्रैवलिंग बेसिकली फ्रॉम रेयर मीडियम इनटू अ डेंसर मीडियम। तो रेयर में स्टार्ट हो रहा है तो माइनस μ1/u, माइनस का प्लस μ1 का μ2, u की जगह v आ जाएगा। μ2 चल रहा है आजकल पॉजिटिव, μ1 चल रही है आजकल नेगेटिव, अपॉन नीचे क्या आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज बेसिकली द जनरल फॉर्मूला। अब सारी वैल्यूज मैं इसके अंदर भरना शुरू करने वाला हूं। तो वैल्यूज कैसे भरी जाएगी, ऑब्जेक्ट रखा है 12 सेंटीमीटर पे, इसका मतलब u हो जाएगा 12 नहीं माइनस का 12, क्या हो जाएगा, माइनस का 12। अब उसके बाद क्या देके रखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कर्वेचर, हाँ 1.5 इसका इंडेक्स, ठीक है। मतलब μ2 की वैल्यू कितनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम कितना है, 1.5। मन करेगा 3/2 लूंगा इसको मैं सॉल्व करने के लिए, फ्रैक्शंस में आराम से करेंगे। उसके बाद क्या है, हैज एंड्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर। भाई मेरे को दोनों से मतलब थोड़ी है, मेरा काम तो बस यहीं से होने वाला है ना,
तो मुझे बताओ इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो अपन प्लस लेके चले कि माइनस लेके चले? ऑब्वियसली इसका रेडियस राइट में जाने वाला है तो प्लस ले लेना, उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? प्लस का। और कितना है रेडियस ऑफ कर्वेचर? 3 सेंटीमीटर, महज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्लस का 3 सेंटीमीटर। अब उसके बाद कवि हमसे क्या कहना चाह रहा है? तो ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट की जो दूरियां हैं, जो दूरियां, अच्छा वो तो गिवन था यार, लिख लिया उसको तो, ठीक है ठीक है ठीक है, उसको तो हमने लिख लिया ना, ठीक है। अब क्या निकालना है यहाँ पे? बस यहाँ पे निकालना होगा कि v क्या हो रहा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट वन एंड ओनली, मतलब बस v निकालने से मतलब है, क्या निकालने से मतलब है? v निकालने से मतलब है, तो सारे फॉर्मूले भर दो, सारे फॉर्मूले भर दो, ठीक है। पुट वैल्यूज इनटू, बनाओ उसको इक्वेशन 1। जैसे हम सारी वैल्यूज को भरेंगे तो हमें क्या समझ में आता है? माइनस बाय रेयर मीडियम क्या होगा? एयर, एयर से लाइट रेज आ रही है तो 1 होगी उसका इंडेक्स, ठीक है। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 ही होती है ना। तो μ1 का मतलब क्या हो जाएगा? इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। रेयर मीडियम इस बार क्या है? एयर है, तो एयर का इंडेक्स क्या हो जाएगा? 1 के बराबर। अपॉन नीचे क्या आ रहा है? u का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि है 12, माइनस का 12, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस भाई μ2 क्या होता है? μ2 है 1.5। इमेज क्या बन रहा है वो तो नहीं पता, ठीक है। μ2 माइनस μ1, इसका मतलब 1.5 माइनस 1 दैट इज 0.5, 1.5 माइनस 1 दैट इज 0.5 अपॉन नीचे क्या आएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर है सिर्फ और सिर्फ 3 सेंटीमीटर, पक्का। अब जरा सॉल्व करो उसको, 1/12 प्लस, या जो 1.5 इसका मतलब 3/2 होता है, 1.5 का मतलब क्या होता है? 3/2, तो 3/2v इज इक्वल टू, ये 0.5 का मतलब क्या होता है? 1/2, तो 1/2 इंटू 1/3 करेंगे तो 1/6 आ जाएगा, बस, ठीक है। अब बस v निकालने से मतलब है अपने को तो, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा? 3/2v, 3/2v इज इक्वल टू क्या चलने वाला है? 1/6 माइनस कर देंगे 1/12, ठीक है। 1/6 में से निपटा दो, माइनस कर दो 1/12 को, तो 3/2v को रहने दो। उसके बाद 12 माइनस 6 करने पे कितना आएगा? 6। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 इंटू 12, सही जा रहा हूँ, 12 माइनस 6 6, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? 6 इंटू 12। मैंने 72 मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दिया भाई साहब? क्योंकि निपट जाएगा ये, ठीक है। जब ये निपट गया तो क्या बचेगा? 3/2v इज इक्वल टू 1/12, ठीक है। तो ऑब्वियसली 2v कितना आ जाएगा? 2v आ जाएगा 36 सेंटीमीटर, और v कितना आ जाएगा? v आ जाएगा प्लस का 18 सेंटीमीटर। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, रिफ्रैक्शन के बाद, ठीक है, राइट हैंड साइड में रियल लाइट रेज होती हैं, ठीक है। यहां पे देखो ना, रिफ्रैक्शन के बाद जब राइट हैंड साइड में जा रही हैं तो वो रियल लाइट रेज जा रही हैं, तो अगर रियल लाइट रेज जा रही हैं तो रियल इमेज फॉर्म हो रही होगी। तो v की जो दूरी निकालनी थी वो तो निकाल के रख दी भाई, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और लिख दो साथ में कि इमेज का नेचर कैसा है? रियल इमेज है, बिकॉज रिफ्रैक्शन के बाद राइट हैंड साइड में रियल लाइट रेज होती हैं तो रियल इमेज बनती है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आपका v का आंसर कितना आ गया? प्लस का 18 सेंटीमीटर, और इमेज का नेचर भी बाकायदा कैसा आ गया कि भाई रियल इमेज बन रही है। और फिर बोलने की जरूरत नहीं है कि अगर रियल इमेज है तो लाजमी सी बात है कि द इमेज इज गोइंग टू बी इनवर्टेड इन नेचर, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये वाली पूरी कहानी समझ में आ गई? एक बार चेक कर ले, 18 और रियल क्या आ रहा है भाई साहब? हाँ बिल्कुल 18 सेंटीमीटर आ रहा है और रियल इमेज बन रही है, तो हमने सोल्यूशन सही करके रखा हुआ है, क्रॉस चेक करने के लिए लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो इसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 2 1 रेडी गो डन, ठीक है। क्वेश्चन तो अति इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एक तरफा ही क्वेश्चन होता है भाई इस कैटेगरी का, ठीक है। और ये रहा इसका डिटेल सोल्यूशन, नोट कर लो उसको, स्क्रीनशॉट लो उसका, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है, ओके डन। अब जरा इसे गायब किया जाए, सोल्यूशन इसका पूरा गायब किया जाए, और अब आते हैं आपको लेकर के इसके अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। अ मार्क प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर इज व्यूड थ्रू ग्लास फ्रॉम अ पोजीशन डायरेक्टली ऑपोजिट। अच्छा 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 अच्छा, एक स्फेरिकल सरफेस होगा, ग्लास का बना होगा, ग्लास का बना मतलब रिफ्रैक्टिंग मटेरियल, ठीक है। उस पर एक मार्क को प्लेस करा हुआ है जिसको कि व्यू कर रहे हैं ऑपोजिट साइड से। डायग्राम बनाओगे तो ही क्लियर होगा, बहुत शानदार, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, लाजमी सी बात है भाई, स्फीयर गिवन था तो डायमीटर तो होगा ना उसका, ठीक है, वो है 10 सेंटीमीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ही होना चाहिए, जी बिल्कुल वही है। देन फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, कहां पर इमेज फॉर्म होने वाली है, आपको बस वो निकालना है, ठीक है। एक बार जरा सेल्फ ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सेल्फ ट्राई करो, डायग्राम तो बनेगा इसका, उसके बाद क्या तुम्हारा आंसर आता है जल्दी मेरे को बताओ, फिर अपन इसको स्टार्ट करते हैं, जल्दी करो।
चलिए ठीक है, फिर बहुत बढ़िया सवाल आपने देख ही लिया होगा। अब इसको जरा मैं सॉल्व करता हूं भाई साहब। तो क्या हो रहा है इसके अंदर, एक मार्क को प्लेस किया हुआ है सरफेस पे ऑफ अ स्फीयर व्यू थ्रू अ ग्लास फ्रॉम पोजीशन डायरेक्टली ऑपोजिट इफ डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर जो है स्फीयर का वो है 10 सेंटीमीटर, बस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो करें इसको, शुरू करें। आ जाओ, ध्यान देना बड़े प्यार से। मान लें ये स्फीयर है, ये वाला स्फीयर लेके चलते हैं। ठीक है, ये लिया हम नेक्स्ट स्फीयर। अब उसके बाद क्या होगा, यहां से पास होगी इसके प्रिंसिपल एक्सिस। बनाओ प्रिंसिपल एक्सिस, ये पास हो गई इसके प्रिंसिपल एक्सिस। तो छोटी बनाते हैं यार, काफी। ठीक है, ये आपके पास की प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है ना कि एक ऑब्जेक्ट है, मतलब मार्क जो प्लेस किया गया है, मार्क जो बन गया है ग्लास सरफेस के ऊपर, वो दरअसल क्या होगा, ऑब्जेक्ट ही होगा ना, और क्या, बिकॉज वो पर्पज सर्व कर रहा है एज एन ऑब्जेक्ट। वहां से निकलने वाली है लाइट रेज। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग जानते हैं यार, बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ये ग्लास का बना होगा। किसका बना होगा, ये ऑब्वियसली ग्लास का बना होगा। गिवन भी ऐसा कुछ ना। ठीक है, तो ग्लास का सरफेस था, ग्लास का स्फीयर था, और उसका इंडेक्स कितना है, उसका इंडेक्स है 1.5 के बराबर। कितना उसका इंडेक्स, 1.5 के बराबर। इसका जो रेडियस, इसका जो डायमीटर है वो है 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो एक काम जरा करो, जब लाइट रेज यहां से बाहर निकल रही है ना, तो लाइट रेज आर बेसिकली ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, पता है क्यों, बिकॉज यहां पे ना जो मैटर ऑफ कंसर्न है वो ये वाला पोर्शन है भाई। ध्यान देना अच्छे से, यहां पर जो मैटर ऑफ कंसर्न होगा ना वो ये वाला पोर्शन होने वाला है। क्यों होगा ऐसा, बिकॉज जब लाइट रेज यहां से निकलेंगी ना बाहर, तो वो टकराएंगी तो इसी के ऊपर ना। तो जब लाइट रेज इस पर टकराने वाली है, तो इट सीम्स एज इफ लाइट रेज आर ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम इनटू अ रेयर मीडियम। तो यहां पे जो पूरा का पूरा इक्वेशन चलने वाला है वो चलने वाला है पूरा ऐसा, डेंसर टू रेयर का, वो चलने वाला है पूरा डेंसर टू रेयर मीडियम वाली इक्वेशन। ठीक है भाई, ऐसे वाले केस में जनरल फॉर्मूला क्या होता है पता है, अगर डेंसर से स्टार्ट हो रहा है मतलब माइनस म्यू टू बाई यू, प्लस क्या हो जाएगा म्यू वन बाई वी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू वन चल रहा है पॉजिटिव, म्यू टू चल रहा है नेगेटिव, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दैट्स इट। ये वाली बात समझ में आ गई पक्का। अब सारे वैल्यूज को कैसे पुट किया जाएगा जरा गौर करेगा। और कुछ गिवन था क्या, डायमीटर है इसका 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर। इसको लिख दूं मैं एक बार, देखो फिर इसको मानना और क्या। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट तुम्हारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसकी दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बेसिकली क्या सर्व करेगा, एज एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये सर्व करेगा एज एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो नाउ आप एक बात समझ सकते हैं कि अच्छा भैया ऑब्जेक्ट रखा हुआ है -10 सेंटीमीटर की दूरी पर, इट्स एज सिंपल एज दैट। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा पता है, ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है -10 सेंटीमीटर की दूरी पर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा भाई, डायमीटर अगर इसका 10 सेंटीमीटर के बराबर है तो रेडियस क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। वो भी पीछे की तरफ आ रहा है तो माइनस का 5 सेंटीमीटर, पीछे की तरफ आ रहा है तो माइनस का 5 सेंटीमीटर। पक्का, डन, क्लियर। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा म्यू टू की वैल्यू क्या होगी 1.5, मैं उसको ऊपर लिख देता हूं एक बार। म्यू टू क्या होगा 1.5, और लाइट रेस कहां जा रही है, एयर में जा रही है, तो म्यू वन क्या हो जाएगा 1 के बराबर। बाकी सारी वैल्यूज अब तो मालूम चली चुकी है, बस और बस वी निकालना है। चलो अब बिना समय लगाए सीधे वी पे निकालना शुरू करते हैं। देखो भाई सारी वैल्यूज पुट करो, तो माइनस म्यू टू बाई यू। ठीक है, तो माइनस म्यू टू का मतलब क्या होता है 1.5 अपॉन यू कितना है, यू का मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि -10 के बराबर था, तो -10 प्लस क्या हो जाएगा म्यू वन बाई वी, प्लस म्यू वन मतलब 1 और वी का मतलब होता है इमेज की दूरी, इमेज की दूरी वही तो निकालनी है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर। ठीक है, म्यू वन क्या है यहाँ पे 1 माइनस म्यू टू क्या है 1.5, तो 1 माइनस 1.5 क्या हो जाएगा माइनस का 0.5, क्या हो जाएगा माइनस का 0.5 अपॉन नीचे क्या आ रहा है, अपॉन नीचे आ रहा है आर, और आर कितना आ रहा है हमारे पास, आर आ रहा है -5 के बराबर। चलो भाई वैल्यूज खोल दो पूरी की पूरी, तो 1.5 बाई 10 प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10, माइनस से माइनस चला गया, उसके बाद 0.5 और 5 जब डिवाइड करूंगा इसको तो आएगा 1/10। ठीक है, ये आ गया 1/10, आपका इंटेंशन था 1 बाई वी निकालना, तो ये क्या हो जाएगा 1/10 माइनस का 1.5 बाई 10, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब जरा गौर करिए इसको अच्छे से, तो 1 बाई वी 10
माइनस 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा अपना आंसर, और नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100। ठीक है, अब जरा सॉल्व करो उसको अच्छे से एक बार। तो 1/v कितना आ जाएगा, 10 माइनस 15 करेंगे तो माइनस का 5, और नीचे आ रहा है 100, तो यहां से v आ जाएगा माइनस का 100/5, दैट इज आंसर इज माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का 20 सेंटीमीटर। अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं p, ठीक है, इमेज कहां बन रही है, माइनस के 20 सेंटीमीटर पे, इसका मतलब 20 सेंटीमीटर बिहाइंड, ठीक है, या टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पॉइंट p। ठीक है, तो देयरफॉर इमेज इज फॉर्म्ड at 20 सेंटीमीटर। क्या बोलते हो भाई लोग, पक्का? therefore image is formed at 20 सेंटीमीटर on left hand side from point P। मतलब ये ग्लास सरफेस के भी पीछे बन रही है, बिकॉज ये जो पूरा स्फीयर है वो उसका खुद का डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर, इसके पीछे आ रहा है पॉइंट वो जहां पर इमेज फॉर्म हो रही है। पक्का क्लियर है पूरा? तो एक काम करो, अपना आंसर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, है ना। इसका आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। जी हाँ, आंसर क्या लिखा हुआ है, -20 सेंटीमीटर। हमारा भी कितना आया भाई, हमारा भी कितना आया, हमारा भी तो भैया आया था -20 सेंटीमीटर। तो ये रहा इसका पूरा का पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन। एक बार जरा यहाँ पे नजरें गड़ा लो, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, 3 2 1 रेडी गो डन। चलो भैया, अब इसे क्लियर किया जाएगा। और सवाल अगर आपको देखने की इच्छा है तो ये रहा आपके सामने सवाल, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, चलो ओके, अब क्लियर करें। अब जरा आते हैं अगले वाले सवाल की तरफ, ये आखिरी क्वेश्चन है इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, विद प्रॉपर डायग्राम है। एक बार जरा सवाल को अच्छे से पढ़ लो, तुम्हें क्या समझ में आता है एक बार फिगर आउट करो, उसके बाद तो फिर मैं ही करवाऊंगा। जल्दी ट्राई करिए आप भी एक बार। चलिए फिर ठीक है, अब इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, एन एम्प्टी स्फेरिकल फ्लास्क ऑफ डायमीटर कितना है इसका 15 सेंटीमीटर। भाई हमें जो हमारे फॉर्मुलों में काम पड़ता है ना, वो डायमीटर का नहीं पड़ता, वो हमें पड़ता है रेडियस का। ठीक है, तो इसका आधा कर देंगे, मतलब 15 का आधा 7.5। ठीक है, ओके। तो इस प्लेस इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका इंडेक्स है 4/3। उसके बाद अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स फ्रॉम द फ्लास्क। भाई यहां पे ना डेटा निकालना बहुत जरूरी है, शब्दों के बीच में खेलना बहुत जरूरी है। अगर लाइट रेस पैरेलल आ रही है, ठीक है, और कहीं दिखा तो रखा नहीं है कि कहां से एग्जैक्टली आ रही है, तो लाइट रेस पैरेलल से आती है, इसका मतलब फ्रॉम आ रही है इन्फिनिटी। कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। ठीक है, इतनी सी बात है। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम इन्फिनिटी गेट्स टू स्ट्राइक द फ्लास्क। ठीक है, फ्लास्क पे स्ट्राइक करती है। उसके बाद जब लाइट रेस के अंदर जा रही है ना, देखो अब मेरी बात समझना, पानी से आई थी और फ्लास्क एम्प्टी स्फेरिकल फ्लास्क है। भाई सवाल में गिवन था कि एम्प्टी स्फेरिकल फ्लास्क है, मतलब इसके अंदर क्या भरी हुई है, हवा भरी हुई है। क्या भरी हुई है, हवा। तो इसका मतलब लाइट रेस ट्रैवल कर रही है वाटर से और एयर में। वाटर से कहां ट्रैवल कर गई, एयर के अंदर। इसका मतलब डेंसर से रेयरर। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला अगर आप लगाने की सोचेंगे तो जनरल फॉर्मूला आप ऑब्वियसली लगाएगा फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब जरा मैं ऐसे क्लियर कर दूं। ठीक है, अब मैं आपको ना एक बार हल्का सा ब्रॉड करके बता रहा हूं कि रे ऑफ कोर्स क्या है यहाँ पे। ठीक है, देखो भाई, ये आई लाइट रेस, फिर लाइट रेस चली गई यहाँ पे, ये आई लाइट रेस, फिर लाइट रेस चली गई यहाँ पे ऐसे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गया। दूसरा क्या है ना, अगर ऐसा कुछ कार्यक्रम चलता है ना, तो हमारा जो मैटर ऑफ कंसर्न होगा, हमारा जो अभी मैटर ऑफ कंसर्न होगा, वो ये वाला कर्वेचर होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक है, तो अभी मैं जिस सरफेस से कंसर्न्ड होऊंगा वो ये वाला सरफेस होगा, जिसका रेडियस जाएगा राइट हैंड साइड में। इसको भूलना मत प्लीज। ठीक है, इसका ये तुम्हारे पास कर्वेचर रहेगा, बिकॉज ये सेपरेट कर रहा है डेंसर को रेयर से, तो इसका रेडियस कहां जाएगा, राइट हैंड साइड में। तो इसका रेडियस हो जाएगा पॉजिटिव। कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब मैं जरा एक काम करता हूं, इसको पूरा कायदे से ना सॉल्व करके दिखाता हूं, उसके बाद देखते हैं क्या हमारा आंसर आता है, क्या वो तुम्हारा आंसर से मैच करता है कि नहीं करता है। ठीक है, शुरू करें भाई। क्या यहाँ पे क्या हुआ है, एम्प्टी स्फेरिकल फ्लास्क के डायमीटर कितना है 15 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 15/2। बिकॉज प्लस का होगा ना 15/2, बिकॉज मैं बता चुका था, डायग्राम देख लो, राइट में जाएगा रेडियस तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लेस्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, इसका मतलब डेंसर का जो इंडेक्स है वो आ रहा है 4/3। ओके, इस बात को भी हमने हजम कर लिया। उसके बाद अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो स्ट्राइक कर रही है फ्रॉम इन्फिनिटी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा माइनस का इन्फिनिटी। इतना समझ में आ गया भाई, इन्फिनिटी में खेल होता है, 1/0 है ना। ठीक है, बट अगर कभी आ जाए 1/∞ तो ये क्या हो जाएगा 0/1, और 0/1 क्या होता है, वो जो 0 के बराबर होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। चलो क्लियर करें अब इसको।
हाँ भाई यू कितना आ गया माइनस का इन्फिनिटी। अब उसके बाद क्या चीज गिवन है, नाउ वेयर डज इट गेट्स फोकस्ड व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम विद इन द फ्लास्क, ठीक है, अंदर से उसको ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, बंदा नहीं बैठा हुआ है, वहां से एक आईपीस है, वहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। नाउ द थिंग इज दैट कि कहां पर इमेज बनेगी आपको ये निकालना है। ये मत सोचो कि फोकस निकालना है या फोकल लेंथ निकालना है, नहीं, यहां पर इमेज कहां पर जाकर के फोकस्ड होगी भाई, जहां पर इमेज फोकस्ड होती है ना वहां पर एग्जैक्टली क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो आपको यहां पे निकालना क्या है, इमेज का डिस्टेंस, ठीक है, क्या निकालना है मेरे भाई, इमेज का डिस्टेंस। चलो शुरू करें। तो v क्या होगा, बस आपसे वो पूछा हुआ है। लाइट रेज आर बेसिकली ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ठीक है। तो लाइट रेज आर ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो इस पर्टिकुलर केस में जो जनरल फॉर्मूला होता है वो लिख दिया जाए, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये फॉर्मूला होता है, माइनस का म्यू टू बाई यू प्लस का म्यू वन बाई वी इज इक्वल्स टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। बिकॉज लाइट रेज आर ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो ये बनेगा इसका जनरल फॉर्मूला। ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जरा गौर करना, माइनस भाई ये इंडेक्स कितना है, इसका इंडेक्स होगा 4/3, म्यू टू का मतलब क्या, इंडेक्स ऑफ वाटर, तो ये क्या हो जाएगा 4/3। और उसके बाद u क्या है, u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि है माइनस का इन्फिनिटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस म्यू वन का मतलब 1 अपॉन v, भाई v तो नहीं पता, इज इक्वल्स टू म्यू वन माइनस म्यू टू, ठीक है, मतलब 1 माइनस और म्यू टू क्या है भाई, वो जो 4/3 है सॉल्व कर ले 1.33 आता है, 4/3 सॉल्व करने पे क्या आता है 1.33 आता है, अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना बेटा वो आ रहा है 15/2, ठीक है। तो अपॉन नीचे क्या आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो 15/2, फिर 2 चले जाएगा ऐसे ऊपर, चलेगा आपको इतना पूरा पक्का। अब जरा गौर करना, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ये नीचे आ रहा है इंफिनिटी, एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज जीरो, एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज जीरो, तो जीरो, अच्छा ये प्लस नहीं आएगा, जीरो के बाद क्या हो जाएगा भाई, ये प्लस 1/v, वही तो निकालना है, 1/v तो निकालना है, इज इक्वल टू क्या होना है, 1 माइनस करूंगा ना 1.33, तो आंसर आएगा माइनस का 0.33, आंसर क्या आएगा माइनस का 0.33 अपॉन नीचे क्या आ रहा है 15 और ऊपर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। अब जरा गौर करो, तो 1/v कितना हो जाएगा, माइनस भाई इसको एक काम करो 2, और जो 0.33 लिखा है वो 1/3 कर दो, 0.33 क्या होता है 1/3 होता है, तो 3 और नीचे पहले से क्या मौजूद था 15, तो जिसके हिसाब से अब जो v आने वाला है, v आने वाला है 45/-2, दैट इज -22.5 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर जो इमेज बनेगी ना वो बनेगी -22.5 सेंटीमीटर पे, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आई गेस आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, यहां पे फिगर आउट करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जनरल फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, बिकॉज लाइट रेज देखो यार, लाइट रेज कहां से आ रही है, डेंसर से आ रही है, और लाइट रेज जा कहां रही है, अंदर एम्प्टी स्फेरिकल फ्लास्क है। कई लोग सोचते हैं कि सर जो फ्लास्क होगा वो तो ग्लास का बना होगा, तो लाइट रेज पानी से अगर ग्लास में आएंगी तो वो रेयरर से डेंसर हो गया, लेकिन नहीं, सवाल का तुम पूरा कीवर्ड समझा करो, सवाल में गिवन है कि एम्प्टी स्फेरिकल फ्लास्क है, ठीक है, एम्प्टी है मतलब अंदर हवा भरी होगी, तो जब लाइट रेज आ रही होंगी पानी से हवा के अंदर, मतलब वाटर से एयर में आ रही होंगी, तो डेंसर टू क्या हो गया, रेयर हो गया, इसलिए जनरल फॉर्मूला बन गया ये वाला, ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला बन गया, अल्टीमेट आंसर कितना आ गया -22.5। ओके डन, क्लियर। तो एक बार आंसर चेक भी कर लें, क्रॉस चेक कर लें, बिल्कुल सही बात है, -22.5 ही आ रहा है। तो ये रहा आपका पूरा डिटेल सोल्यूशन, इसका आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज ले लेना। 3 2 1 रेडी गो डन। इमेज इंपॉर्टेंट है ना, बाकी डेटा तो भाई तुम समझ ही जाओगे ना, ठीक है। अब इसे मैं क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद ये रहा आपके पास पूरा का पूरा डिटेल सॉल्यूशन, जरा आप इसका स्क्रीनशॉट लो, 3 2 1 रेडी गो डन, हो गया। चलो भाई क्लियर करें इसको आप क्लियर करते हैं। ये आपका पूरा जो भी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस थे वो सारे करवा दिए, ठीक है। आपका बस अब ये बनता है कि तरीके से नोट करते हुए चलना है, ठीक है, और सही से सब कुछ रिवाइज कर लो, बिकॉज यहां पर जो हमने सीरीज लेके चल रहे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला, एमसीक्यू हम पहले करवा चुके हैं, ठीक है। अब लेके आए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। बस तुम्हारा ये बनता है कि तरीके से इसको रिवाइज करते हुए चलना। इसके अलावा कुछ भी अगर परेशानी रहती है तो आप बिल्कुल कॉमेंट सेक्शन में एक्टिव होकर के वहां पर कॉमेंट कर सकते हैं, मैं देख लूंगा, परेशानी को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच।